हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। मैं संजय सिंह यादव आज आपको रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहा हूं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह 90 अंश वामावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए यह दिशा का प्रश्न है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायः कोई भी परीक्षा हो दिशा से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा दो शब्दावलियाँ आई हैं जिस पे थोड़ा सा पहले आप जान लो अच्छे से, फिर हम लोग प्रश्न को करते हैं। जैसे एक जगह आपको लिखा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी दक्षिणावर्त, इससे क्या आशा है, और वामावर्त, ये दोनों आपको जान। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब, अगर आपको दक्षिणावर्त को बार बार अगर डाउट होता हो वामावर्त दक्षिणावर्त में, तो इतना जरूर आप ध्यान दिया करो कि दक्षिणावर्त में द से दक्षिण और द से आपका क्या होता है, दाएं। यानी दक्षिणावर्त यानी आगे वाला जो वर्ड द आया, इससे द का मतलब दाएं। दाएं को ही हम लोग राइट बोलते हैं। राइट यानी दाएं की बात हो रही है। और इसी को घड़ी के जैसे हम आपकी जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, उसकी जो सुई होती है, उसके जो चलने की दिशा होती है, यानी घड़ी जिस दिशा में हमेशा ऐसे चलेगी आपकी, तो जो घड़ी के सुई के जो चलने की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज बोलते हैं। और घड़ी की जो उल्टी दिशा होगी, अब घड़ी अगर उल्टी दिशा में चलेगी तो वो ऐसे चलेगी इस दिशा में, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है आपका, घड़ी के सुई के चलने की दिशा क्लॉकवाइज है आपका, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को ही हम लोग राइट साइड बोलते हैं, यानी इसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है वही राइट साइड होता है, उसी को हम लोग दायां कहते हैं, और उसको हिंदी में उसी को कहा जाता है दक्षिणावर्त। तो ये थोड़ा सा आपका डाउट दूर होना चाहिए। और यहाँ पे वामावर्त है, व से वाएं, वामावर्त, वामावर्त का मतलब बाएं, वाएं, व से वो लिखा है यानी वाएं। वामावर्त का मतलब ही वाएं होता है। जैसे आप कहते हैं वामांगनी, वामावर्त, वाएं। ठीक है, वाएं, दाएं, वाएं, तो ये आपका वाएं हो गया। और बाएं को क्या कहते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, LEFT, लेफ्ट हो गया आपका, यानी लेफ्ट साइड हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा वर्डिंग आपको समझ में आ गई, यानी वामावर्त का मतलब बाएं से मतलब है और दक्षिणावर्त का मतलब दाएं, क्योंकि दिया है ना वामावर्त घूम जाता। आप दाएं बाएं पता है, पता लगा कि ये चीज़ नहीं जान रहे हैं। तो कह रहा है अब एक चीज़ और ध्यान दें आप, दिशाएं, जहाँ दिशा की बात हो रही थी इसमें देखिए आप मूल रूप से जो दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं, जो 90 अंश के कोण पे वितरित होती हैं। तो आप ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है। कॉपी में आपकी कॉपी होगी ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड जो होता है वो हमेशा पूरब होता है, और आपका जो बाएं साइड होता है बायां हाथ की तरफ पश्चिम, यानी राइट साइड पूरब पश्चिम। अब प्रश्न करा कि एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर, मान लीजिए ये व्यक्ति है और इसका यही आपका प्रारंभिक स्थान है, वो इसी जगह से अपनी जो है यात्रा स्टार्ट करता है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला, तो पूर्व में 20 मीटर चला यानी यहाँ से वो व्यक्ति पूरब दिशा यही है, यही पूरब दिशा है। आप मान लो कि यह 20 मीटर दूरी है, व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ गया। अब आगे कह रहा है वह जो है 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ गया। अब देखो यहाँ से उसको मुड़ना है 90 अंश के कोण पे मुड़ना है, लेकिन दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब आपसे बता दिया गया, आप समझ चुके हैं कि दक्षिणावर्त का मतलब दाएं मुड़ना है। अब यहाँ से दाएं मुड़ना है तो ये मान के चलिए घड़ी की सुई है, और इसका देखिए दायां क्या होगा, इसका दायां नीचे होगा, बायां ऊपर होगा, इसका राइट साइड। या इसको अगर निडल मानेंगे तो ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा ये होगी, यानी इधर दायां होगा इधर बायां। तो देखिए वो दाएं दिशा में 90 अंश कह रहा है कि वो दक्षिणावर्त मुड़ गया। और कितना चला देखिए, कह रहा है 20 मीटर चला, तो ठीक इसी के बराबर दूरी आप यहाँ भी चल दो 20 मीटर। ओके, अब आगे कहता है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब देखो व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ गया, अब कह रहा है कि वह अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ना है और 10 मीटर चलना है, बाईं ओर मुड़कर 10। तो
तो देखो ये अगर इसको आप यहाँ से यहाँ अगर घड़ी की सुई मानेंगे तो ये घड़ी के चलने की दिशा, ऐसे घड़ी की सुई चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दायां है, इधर बायां होगा, यानी इधर उल्टा चलेगी तो लेफ्ट, तो लेफ्ट ये है। और कितना चला मेरे भाई, कह रहा है 10 मीटर, ये 10 मीटर मान लीजिए आपका बाएं व्यक्ति चल दिया। अब क्या बोला जा रहा है, कहता है फिर वह 90 अंश वामावर्त मुड़ा। वामावर्त का मतलब बाएं मुड़ना, वो से बाएं, वामा। अब यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है। तो अगर इसको घड़ी की सुई मानते हैं, ये आपकी घड़ी की सुई है, तो ये घड़ी के सुई के चलने की दिशा जो होती है वो आपकी दायां साइड, ये घड़ी की सुई ये दायां साइड हो गई। और ये अगर ऐसे उल्टा चलाएंगे तो बाएं, मतलब आपको ऊपर इसका लेफ्ट होगा। और ऊपर जो है वामावर्त मुड़ा, 90 अंश के कोण पे वामावर्त मुड़ता है। और कितना दूरी तय करता है, देखिए दिया है 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर चला। फिर कह रहा है कि अब 20 मीटर चलने के बाद व्यक्ति यहाँ आकर के मान लीजिए रुक जाता है। कह रहा है कि अब व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, तो ये क्या है, ये इसका जो है प्रारंभ, यहाँ पे आके व्यक्ति मान लीजिए स्टॉप हो गया, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये। तो इस दूरी को डाट द्वारा मिला दो आप, ये 10 मीटर तो यह भी 10 मीटर, यह 20 मीटर तो यह भी 20 मीटर, एक आयत बन रहा है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर ये दूरी और 10 मीटर ये दूरी, कुल मिला के वो व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अगर दूरी की बात की जाएगी तो 20 में 10 जोड़ देंगे, यानी वो 30 मीटर की दूरी पर है। एक चीज़ और पूछ रहा है किस दिशा में है, उसकी दिशा बतानी है। तो दिशा की जब बात करे जा रहा है आपसे, तो दिशा देख रहे हैं, ये इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है, यानी इसका मुंह किस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा था, दिशा पूछेगा तो उत्तर। इसका मतलब आपका जो ये वाला आंसर है आपका थर्ड वाला 30 मीटर उत्तर सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो 30 मीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो ये उम्मीद रखता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। देखिए बस इतना आपको ध्यान, देखिए अगर जहाँ पे दिशा वाले प्रश्न में मुड़ने की बात हो, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, अगर कोई लोकेशन नहीं दिया है कि वो 45 अंश पे मुड़ता है, 90 अंश पे मुड़ता है, तो हमेशा आपको जब भी मुड़ना होता है तो 90 डिग्री के कोण पे मुड़ना होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, दिशाएं जो होती है मूल रूप से 4 होती हैं, 90 देखो ये 90 अंश के कोण पे वितरित होती हैं। ठीक है, और एक अगर इसमें अगर बंटवारा कर देंगे तो फिर ये 45 अंश के कोण पे हो जाती है। तो ये उत्तर पूर्व बोला जाएगा, ये दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, ये उत्तर पश्चिम। तो इस दिशा में जो है केवल 90 डिग्री वाले पर ही वितरित थी, बस यही आपको ध्यान देना है। और बाकी वामावर्त का मतलब बाएं और दक्षिणावर्त का मतलब दाएं, ये शब्दावली चूंकि कहीं इसमें इंग्लिश वर्ड नहीं रहेगा, तो अगर आप वामावर्त और दक्षिणावर्त का मतलब नहीं जानते हैं तो फिर प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है वो कह रहा है कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 216 संबंधे 18 संबंधवान 125 संबंधे क्या होगा। इसको कहते हैं एनालॉजी टेस्ट, यानी समानता, इसको कहा जाता है परीक्षण। ये समानता परीक्षण का क्वेश्चन है, एनालॉजी टेस्ट है। तो इसका एक रूल होता है, इसका एनालॉजी टेस्ट का रूल ये होता है कि जो पहले का जो दूसरे के साथ संबंध होता है वही तीसरे का चौथे, यानी इसका जो इसके साथ संबंध होगा वही इसका इसके साथ होगा, जो इसके साथ नियम काम करेगा वो ही इसके साथ काम करता है। और एक इसमें रूल और होता है, सेकेंड नियम ये होता है कि कभी कभी पहला का संबंध दूसरा से नहीं मिलता, तो कभी कभी पहला का संबंध तीसरे से देखते हैं तो फिर दूसरे का संबंध चौथे से देखते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है हम लोगों का वो रूल नंबर 1 पर है, क्योंकि आप 216 का मतलब होता है 36 का घन, 36 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 के 36 छक्का 216 आएगा। और ये आप देख रहे हैं जैसे ही मैं 6 में 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है। तो उसी आधार पे जो है ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और जैसे ही आप 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर मेरे भाई 15। तो इसका संबंध 6 का पावर 3 कर रहे हैं तो 216 आ रहा है, और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 आ जा रहा है। उसी तरीके से जो रूल यहाँ काम कर रहा है वही रूल यहाँ काम करेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ समझाया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ फास्ट काम होगा। देखिए अगला सवाल जो है रिश्ते से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि प्राय कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, आप जानते हैं कि रिश्ते से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। रिश्ते में भी 2-3 प्रकार के काइंड्स होते हैं, जिसमें एक प्रकार का एक काइंड्स है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो है क्या करता है, परिचय देता है, यानी एक व्यक्ति एक व्यक्ति का परिचय दिलाता है, इस टाइप के क्वेश्चन।
तो ये यही है। आप देखो, एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, इसके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध। आइए यहाँ बहुत सारी, तो देखिए कुछ बातों का जब ऐसा प्रकार आए कि देख रहे हैं कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, यानी आदमी जो है महिला का परिचय करा रहा है, तो पहली बात ध्यान देना, जो बोलेगा, जो परिचय कराएगा उसको बाएं तरफ लिखना है। परिचय कौन करा रहा है भाई, जरा देखना, ध्यान देना आप, परिचय कराने वाला कौन है, आदमी है, यानी ये अनाउंसर है, इसका मुंह खुला, ये बोल रहा है, यानी आदमी है। ठीक है, इतना ध्यान दो आप। जो परिचय कराने वाला व्यक्ति को बाएं तरफ लिखेंगे, और जिसका परिचय करा रहा है यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है, यानी महिला का परिचय दे रहा है, तो महिला के बारे में बतला रहा है, तो इसको आप दाएं तरफ कर देंगे, यानी महिला हो गई, ये आदमी हो गया। एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, बोल कौन रहा है, आदमी। ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। अब आगे चलते हैं। कहा इन्वर्टेड काम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एक वर्ड को पकड़ा जाता है। जैसे कह रहा है इसके पति, अब जब ये आदमी बोलेगा और बोलेगा कि इसके पति, जरा ध्यान देना, अब किसके बाद, यह आदमी बोल रहा है, कह रहा है इसके पति, मतलब इस महिला के बारे में बोल रहा है, इस महिला का पति, यानी आप ही बोलो, अब आप परिचय दो कोई महिला का, आप बोलो इसके पति, यानी इस महिला के पति, यानी आप इसके बारे में बोले, यानी यहाँ पर ये महिला है और इसका आप पति, ये इसके पति हो गए, यानी इनके बीच रिश्ता, ये व्यक्ति क्या है, ये पति है। अब इसको अगर मेल फीमेल की बात हो तो देखिए, यह मान लीजिए कि पति है, ये प्लस हो गया, मेल है, ये मान लीजिए महिला है तो फीमेल माइनस से कर दीजिए, यहाँ पे आदमी है तो मेल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। खैर इसका यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक बात हो गई इसके पति, यानी इस महिला के पति, इसके पति। फिर कह रहा है मेरे दादा। अब वो व्यक्ति किसके पास जा रहा है, मेरे दादा, यानी अपने दादा के पास आ रहा है। कह रहा है इस महिला का पति मेरे दादा, यानी मैं कह रहा हूँ मेरे दादा, तो अब यहाँ मैं हूँ, यानी वो आदमी है। अब इसका यहाँ पे ये व्यक्ति कौन हो गया, तो ये व्यक्ति जो हो गया ये इसका दादा। इनके बीच क्या रिश्ता है, इस आदमी का दादा, मेरे दादा, दादा तक, मेरे दादा के इकलौते बेटे। अब मेरे दादा ये हैं, इनका इकलौता ये बेटा है, तो लिखेंगे इकलौता बेटा। ये क्या है, इकलौता। जैसे इनका बेटा ये मैं हूँ मान लीजिए, ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तो आप यहाँ आसानी से सोच सकते हैं कि इनका इनके जैसे दादा के इकलौते बेटे के साथ मेरा यानी इस आदमी का क्या रिश्ता होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके पिता होंगे, यानी इस लड़के के ये पिता, यानी मेरे दादा के इकलौता जो बेटा होगा वही इस लड़के का पिता माना जाएगा। यानी दादा का जो इकलौता पुत्र होगा वही इस आदमी का क्या होगा। भाई ये इसके दादा हैं, ये इनके लड़के हैं, इनको ये दादा बोल रहा है, और ये इनके लड़के हैं, इसका मतलब इसके इस आदमी के क्या हुए, ये पिता हुए। चलिए ठीक है, क्लियर। दादा के इकलौते बेटे के बेटे हैं, कौन बेटे हैं, कह रहा के बेटे हैं, यानी के इकलौते बेटे हैं, कौन, यह इसका जो आदमी है, यानी इकलौता बेटा, यानी इस आदमी। अब देखिए इस आदमी का इकलौता बेटा जो है इस महिला का पति है। कहने का मतलब देखो, यह इसका दादा है और यह जो है इस आदमी का पिता है, और कोई इकलौता बेटा की बात करें तो इसका इकलौता बेटा बताइए, इसका स्वयं यह आदमी ही न होगा, यानी स्वयं यह लड़का यहाँ पर है, यानी इनका जो इकलौता बेटा ये है वो यह आदमी है, स्वयं यह आदमी होगा। क्योंकि मैं कहूँ कि मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ, तो इकलौता मैं हूँ, स्वयं यहाँ पर आ गया, यानी वो स्वयं आदमी यहाँ पे आ गया, यानी ये आदमी आ गया, यानी ये और ये जो आदमी है यह इस महिला का पति है, यानी इनके बीच रिश्ते क्या हो गए, पति पत्नी के हो गए, सीधी सी बात। लेकिन एक चीज़ और होता है कि रिश्ते के सवाल में लास्ट में देखा जाता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में रिश्ते के सवाल में पूछा जाता है, जो वो व्यक्ति अपने जगह पर होता है वही उसका रिश्ता माना जाता है। जरा पढ़िए लास्ट में, कह रहा है महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है, यानी महिला का उस आदमी से रिश्ता पूछ रहा है, यानी पूछा किसको जा रहा है, महिला को, यानी महिला को पूछ रहा है, यानी देखा जाए तो महिला को पूछा जा रहा है कि वो आदमी की क्या लगती है। तो महिला अपने जगह पे है क्या, देखा जाए तो पत्नी है। महिला आदमी की क्या है, महिला आदमी की क्या है, देखा जाए तो पत्नी। तो इसमें आप देखेंगे महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो महिला अपने जगह पे क्या है, वाइफ है, पत्नी है। तो न भाभी होगा, न बेटी होगा, न बहन, क्या होगा, पत्नी, डी। तो रिश्ते में बस कुछ दो चार बातें देखनी होती हैं। इस तरीके का जब भी प्रश्न आए
तो जो व्यक्ति किसी के बारे में बतलाए वो बाएं तरफ हो जाएगा, जिसके बारे में वो बोलेगा बताएगा उसको दाएं तरफ कर देते हैं। जैसे कहा गया इसके पति, तो हमने क्या कर दिया, महिला इसका पति। मेरे दादा यानी मैं था यहाँ, मेरे दादा के इकलौते बेटा यानी मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का इकलौता संतान मैं क्या हुआ, मैं स्वयं हुआ, और ये मेरी क्या है, और मैं स्वयं यहाँ हूँ, और ये मेरी क्या है, पत्नी है। यानी हम लोगों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज़रूर समझ में आया होगा आपको। अब जो जैसे क्वेश्चन होंगे उतना थोड़ा समय लगेगा, आपका घबराने की जरूरत नहीं है, समझ लो आप। देखिए आगे जो है बेन आरेख संबंधित कह रहा है, असम है और आपका भारत है और आपका सिलचर है। और इसके लिए आपको परीक्षा में मान लीजिए 4 आंसर रहेंगे, इसके लिए 4 फिगर बने रहेंगे। जो इसका उचित फिगर होगा वो आपको जो है क्या करना होता है बताना। मान लीजिए इस तरीके का फिगर इसका जो है बना हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, आपको पता है भारत एक अपना देश है, भारत देश के अंदर असम उसका एक राज्य है। और आपको जब तक सिलचर की नॉलेज नहीं होगी, देखिए जो सिलचर जो जगह है, जो स्थान है, जो नाम है, वो वास्तव में असम राज्य में पड़ता है, वह भी असम का एक जिला है। तो कहने का मतलब भारत हो गया, ये आपका भारत है, भारत देश के अंदर असम एक राज्य है और उस असम राज्य के अंदर सिलचर एक जिला है। तो ये आपका देखा जाए तो भारत हो गया, और ये आपका देखा जाए तो क्या हो गया, असम हो गया, और ये देखा जाए तो आपका क्या हो गया, आपका सिलचर हो गया। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ रहा, आपको समझ में आ गया। यानी चौथा वाला इस तरीके से, चौथा वाला आपका उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए कथन और पूर्वानुमान पे, तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। यहाँ कथन दिया गया है, पूर्वानुमान दिया गया है। तो हम जैसे क्या करते हैं, हम कथन को पढ़ते हैं और कथन के हिसाब से 2 पूर्वानुमान दिए होते हैं। उन दोनों पूर्वानुमानों को हम देखते हैं कि जो पूर्व अनुमान जो लगाया जा रहा है वो कथन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर कथन के दूर उसको नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं अपने। देखिए कथन पूर्वानुमान जो दिया गया है वो कथन में ही पूरा का पूरा इंक्लूड होना चाहिए, या तो उसके कारण को सही से दर्शाता हो, या इस कथन से इतर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। कथन कह रहा है कि दुनिया में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। भाई दुनिया में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है, ये कोई एक कथन है। अब इस पे पूर्वानुमान क्या दिया जा रहा है कि लोग अतीत की तुलना में अब वर्तमान में कम खुश हैं। और दूसरा कहा जा रहा है कि जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता। तो जहाँ जरा पहले पे जाओ, देखो जो पहला देखिए कह रहा है कि दुनिया में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। वास्तव में देखा जाए तो हकीकत है, बहुत तेजी से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसके पीछे क्या पूर्वानुमान है, क्या कारण है। लोग अतीत की तुलना में अब वर्तमान में कम खुश है। हकीकत तो यही है कि जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वर्तमान में असंतुष्ट होने पर ही करता है। उसके वर्तमान सिचुएशन इतने गड़बड़ होते हैं कि वो परिस्थितियों को झेल नहीं पाता और आत्महत्या कर लेता है। अपने जो है विगत समय को याद करके, बीते हुए टाइम को याद करता है, वर्तमान से नाखुश होता। तो ये बिल्कुल एकदम पूर्वानुमान सही है। कह रहा है जो लोग आगे कह रहा है जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं। बिल्कुल यह भी सही है कि वास्तव में जो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते कि किसी एक कारण के लाइफ में एक प्रॉब्लम के आ जाने से पूरी आपकी लाइफ खराब नहीं हो सकती, पूरा जीवन आपका खराब नहीं हो सकता, आने वाला फ्यूचर खराब नहीं होगा। कहने का मतलब है कि लोग वास्तव में अपने इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते। अगर व्यक्ति अपने लाइफ के महत्व को समझे तो कभी भी आत्महत्या ना करें। ठीक है, तो ये दोनों कारण है, इसका मतलब दोनों पूर्वानुमान सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है श्रेणी में कौन सा पद गलत है। देखिए एक श्रेणी आ गई है, श्रेणी से प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता है जैसा कि। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इसमें कौन गलत आ गया है। इसमें कोई एक पद गलत होगा, चेक करते हैं हम लोग। इससे आप देख रहे हैं 6 ज़्यादा है, इससे आप देख रहे हैं कि 10 ज़्यादा है, इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 14 ज़्यादा है। अगर अंतर करेंगे तो आपका 14 का आएगा, 14 ज़्यादा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अब ये कितना ज़्यादा होगा, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दे लो आप। देखिए 6 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए तो 4, फिर 10 में क्या जोड़ा जाए कि 14 हो जाए,
तो आप देख रहे हैं 10 4 14। इसका मतलब कि ये इससे 4 14 में फिर 4 जोड़ देंगे आप, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 18। इसका मतलब कि आपको 32 में जैसे ही 18 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, जबकि सॉरी 32 है ना, 84 दिया, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 54 दिया हुआ है, 54 है, सॉरी 54 है, आप 54 यहाँ पे रहेगा। तो देखिए जोड़ने पर 32 में 18 50 आ रहा है, जबकि वहाँ पे दिया क्या गया है 54। इसका मतलब यही रॉन्ग है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था 50, जो कि दिया गया है 54। एक बार पुनः आप देख लो अच्छे से, इसको एक बार और समझ लो आप। हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, आपका 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 10 का है, यहाँ पे 14 का है, तो आगे देख रहे हैं 4 4 बढ़ रहा है, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, यानी 32 में 18 जोड़ने पर जो आएगा वही यहाँ पे श्रेणी में आएगा। तो 32 में 18 जोड़ने पर आप देख लो मेरे भाई 50 आ रहा है, तो यहाँ 50 होना चाहिए जो कि 54 है, तो वो गलत है, यानी आपका 54 वाला गलत है। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप गलत है, चलो हो गया। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन कथन है कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। देखिए जो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें जो है कैंपस प्रणाली हमारी जो है जारी रखनी चाहिए। अब देखिए जारी रखनी चाहिए, अब एक जवाब तर्क में आ रहा है हाँ। अब क्या निकल के आ रहा है, हाँ यह छात्र एवं कंपनी दोनों को अवसर देती है। और अगला, ना केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही लाभ ले पाते हैं। तो मेरे भाई जरा समझो इस चीज़ को। देखिए भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए, ये कथन है और दो तर्क दिए गए हैं। एक कह रहा है हाँ यह छात्र एवं कंपनी दोनों को अवसर देती है, बिल्कुल सही है। ये देखिए अगर ये कैंपस जो भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए, इससे छात्र एवं कंपनी दोनों को अवसर मिलता है। छात्र को भी जो है अपना रोजगार मिल जाता है और कंपनी को भी एक योग्य जो है अपना जो है उसको जो है नियोजक मिल जाता है या सेवा कर्मी मिल जाता है। और लेकिन ना कह रहा है कि ना केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं। तो प्रमुख संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ने वाले लाभ पाते हैं, यहाँ कहीं कथन में प्रमुख संस्थान की बात नहीं किया गया है। तो इस नाते से ये सेकंड वाला गलत होगा, पहला वाला सही है, बिल्कुल इस कथन से इंक्लूड कर रहा है, मैच कर रहा है। ये ना केवल प्रमुख संस्थानों के विद्यार्थी लाभ पाते हैं, कहीं स्टेटमेंट में प्रमुख संस्थान की बात नहीं की गई है। ये तो ये कहा जा रहा है कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है कोड डिकोड का। तो एक कह रहा ओशियन, OCEAN का कोड जो है 15972 है। आगे नॉर्थ NORTH, नॉर्थ को कहा जाता है 2183-6। तो हार्न का HORN, हार्न का संकेत क्या होगा मेरे भाई, ये बात हो। देखिए जब भी ऐसा कोड देखो कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ओशियन का को ये कोड दिया जाता है, नॉर्थ को ये कोड दिया जाता है, तो हार्न को क्या दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आओ एक बार देख लो आपकी, जैसे ओ की अक्षर संख्या C, यहाँ देख रहे हैं आप कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी। लेकिन इसमें ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे, जब ये दे इसके अकॉर्डिंग ये, तो ऐसे प्रश्नों में एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि दोनों में कोई ना कोई एक अक्षर संख्या आप देख रहे हैं जो एक मैच करती होगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपका O है और यहाँ पर भी O है, तो दोनों जो शब्द हैं इनमें एक एक अक्षर मैच कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जैसे आप देखो यहाँ पे N है लास्ट में और पहले भी N है, तो यहाँ 2 अक्षर संख्याएं भी मैच कर रही। देखिए यहाँ आगे 1 है, O के लिए 1 का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी O के लिए 1 का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे N के लिए देखिए 2 का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी इसके लिए भी N के लिए 2। तो इसका मतलब यह प्रमाणित कर देता है। और एक चीज़ और होता है, जब इस टाइप का आता है तो ये जिसके बारे में पूछता है, जो ये शब्द होते हैं इनके अंतर्गत आने वाले जो अक्षर होते हैं पूरे के पूरे इन्हीं में से मिलते हैं, कोई एक बाहर से नहीं होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं और उनका जो यहाँ पे नंबर दिया गया वही इसका कोड है रियल में। ठीक है, तो बस हो गया H। तो H का देखिए H यहाँ पे H के लिए जो है 6 नंबर का प्रयोग हुआ। O के लिए आप देख रहे हैं 1 हो जाएगा। R के लिए तीसरा नंबर पे R क्या है 8 है। और N के लिए आप देख रहे हो क्या है 2 है। तो ये हो गया आपका HORN 4 है। इसका मतलब 6182 होगा।
ठीक है। तो इस टाइप के जब भी देता है कोड डिकोड तो आप ध्यान एक चीज़ देना कि जो ये यहाँ पे पहले तो आप देख लिया करो कि इनकी अक्षर संख्याएं जो है वो तो दिया नहीं है कि वो 15 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे, ऐसा नहीं है। तो आप देखो कि कहीं इनमें जो ये दोनों शब्द दिए गए हैं इनके कोई अक्षर आपस में मैच कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इनमें कोई अंक 2 बार है, जैसे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे। यदि ऐसा है और इसको देख लेना आपकी ये वाला जो शब्द होता है, जो इसके अक्षर होते हैं, ये पूरे के पूरे इन दोनों में मिलेंगे आपके, ठीक। तो इस टाइप का जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। और हम इस तरीके का आपको अन्य वीडियो में भी ऐसे प्रश्न लाएंगे, साफ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और है, कहता है बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद का दिन क्या होगा। देखिए बीते हुए कल से 1 दिन पहले, पहली बात जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऐसा काम किया करो, आप एक गोला बना लो, जैसे आज आप ये आज है, आप वर्तमान आज, और जैसे ही 1 दिन और आपने इसके आगे, जैसे आपने आज का दिन है, ये आज का दिन हो गया, ये आगे बढ़ेंगे तो ये आने वाला कल हो गया आपका, आने वाला कल है आपका, ठीक है, आने वाला कल, आज कल, और ये क्या हो गया आपका आने वाला परसों, ये परसों है लेकिन आने वाला है, ठीक है। और जैसे इसके पीछे जाएंगे, आज के पीछे जाएंगे 1 दिन, आज के 1 दिन पीछे जाएंगे तो आपका बीता कल होगा, ठीक है। अब बीते कल के 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा, बीता परसों होगा। ये 4-5 चीज़ें बनाना सीख जाओ, ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया, ये आने वाला परसों हो गया, ये बीता कल हो गया, ये बीता परसों हो गया। इन 5 दिनों की नॉलेज, आज कल परसों, आज कल परसों, ये बीता जो बीत चुका है ये आने वाला, ओके। अब प्रश्न पे चलो सीधा, कह रहा बीते हुए कल से 1 दिन पहले। अब देखिए बीता कल यानी बीता कल की बात कर रहा है, ये बीता कल से 1 दिन पहले, यानी बीते कल से 1 दिन पहले जैसे ही जाएंगे, इसका मतलब ठीक 1 दिन पहले, बीते कल से ठीक 1 दिन पहले जाएंगे तो यानी बीता परसों होगा, यानी ये बीता परसों की बात कर रहा है। कहता है बीते हुए कल से, यानी जो बीता हुआ कल है उस बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था, यानी बीते कल से, ये जो बीता हुआ कल है इससे 1 दिन पहले क्या था, गुरुवार था मेरे भाई, यानी यहाँ पे बीता परसों गुरुवार, ये मालूम हो गया, दिया है। तो आने वाले कल से, अब कह रहा तो आने वाला कल, अब देखो आज कल, ये आने वाला कल यहाँ से, यानी आने वाले कल, यानी आपको यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ दिया था, यहाँ से अब यहाँ कह रहा आने वाले कल। अब जरा देखो एक एक वर्ड पढ़ो, कह रहा आने वाले कल से, अब देखिए कल से 4 दिन बाद, देखिए से दिन बाद दिया, जब आ जाए से 4 दिन बाद का दिन बताना है, तो से दिन बाद, देखिए एक शब्दावली है से दिन बाद, तो जब भी से दिन की बात, से दिन बाद वाला शब्द आता है, यहाँ अगर यही होता के दिन बाद, अगर इसी में ये दे दिया होता, से के जगह के दे देता, के 4 दिन बाद का दिन बताओ, तो जब के दिन बाद रहेगा तो 4 दिन की बात करा, तो 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन के बाद कौन दिन आता है, 5वां दिन, यानी 1 बढ़ा के आप जोड़ देते। लेकिन यहाँ से का मतलब उसको लेकर होता है, तो से दिन बाद शब्द आएगा तो जितने दिन की बात करेगा मात्र उतना ही दिन जो है बढ़ेंगे। तो देखो आने वाले कल से, तो आने वाला कल है ये है आपका, आने वाला कल से कई दिन बाद, 4 दिन बाद, तो ठीक 4 दिन, 1 दिन ये हो गया, ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 2 3 4, तो ये कल से 4 दिन बाद, तो कल से जो 4 दिन बाद होगा, यानी 1 2 3 4, ठीक 4 दिन। और यही कहता कि आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद, अब कल के 4 दिन, यानी 1 2 3 4 दिन बाद, यानी 4 दिन के बाद, यानी तब यहाँ आपका 5वां दिन हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है, से की वजह से, ठीक है। तो अच्छे से समझ में बात आ गई होगी आपको, अब क्लियर हो गया। तो चलो बात कर लो, यहाँ पे अच्छे से हो गया। अब देखो यहाँ पे तो इसकी बात बतानी, तो देखो यहाँ गुरुवार है, तो गुरुवार के बाद क्या होगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, आज क्या है शनिवार, फिर क्या हो जाएगा रविवार, फिर क्या हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो वास्तव में क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। यहाँ पर एक ट्रिक भी बताने का आपको काम कर रहे हैं, जरा ध्यान देना, आप एक ट्रिक से भी कर सकते थे, इतना बड़ा नहीं जाएगा। लेकिन भाई देखो कोई न कोई एक दिन, जैसे बीते कल के 1 दिन पहले, परसों, तो एक बेसिक डे, एक बेस तो दिया ही रहेगा, यानी बेस में क्या दिया है, गुरुवार दिया है।
अब गुरुवार दिया है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि बीते कल से, अब यहाँ देख रहे थे आप कि बीते हुए कल से एक दिन पहले, अब ध्यान दो, यानी परसों की बात है तो मतलब इसके यहाँ का ये 2 दिन ध्यान देना, और इसके बाद देखो अब देखो क्या कर रहा है, आने वाले कल से 4 दिन बाद। तो अब देखो कल से 4 दिन बाद, तो आने वाला कल मतलब देखो एक आज का दिन हो गया, एक कल का दिन हो गया, तो एक आज का दिन, एक कल का दिन, और उसके बाद 4 दिन कह रहा, तो 4 दिन और हो गया, ये कल से 4 दिन, तो 1 2 3 4 दिन। और इसके पहले भी देख रहे हैं यहाँ आज था जो है, अब इससे जो है कल 1 दिन, यानी बीता कल, इसके परसों वाला तो दिन आपको दिया ये गुरुवार, ठीक है, ये चीज़। तो कुल कितने दिन आप हो रहे हैं देखो, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो दिनों की संख्या क्या हो रही है 7। तो बस गुरुवार में जैसे ही 7 जोड़ देंगे तो अतिरिक्त दिन 7 आ गया, 7 में भागा लगाएंगे तो 0 दिन आएगा, यानी गुरुवार धन 0। जब अतिरिक्त दिन कुछ नहीं आता, शून्य आता है, तो वही दिन आता है, यानी गुरुवार का गुरुवार भी। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने बेसिक बताया, पहले आप बेसिक समझ लो, फिर हम ट्रिक बताएंगे आपको आगे। अभी इस तरीके का प्रश्न मैं लेकर के आऊँगा आपके बीच, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये एक डिजिटल घड़ी है, कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी है, जितना बजता है उतनी बार बजती है। जैसे मान के चलिए यहाँ 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, 1 आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 11 12, यानी कह रहा है कि जितनी जय बजता है तय बार बजा। अगर 1 बजा मान लीजिए तो 1 बार बजेगी, 2 बजा तो 2 बार बजेगी, 3 बजा तो 3 बार, 4 बार, ऐसे जितना बजता है उतनी बार बजती है। तो घड़ी 24 घंटा में कितनी बार बजी होगी यही बताना, 24 घंटा में कितनी बार बजी यही आपको बताना है मेरे भाई, कुछ नहीं। देखो ये डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है ना, डिजिटल घड़ी की नहीं, डायल घड़ी की बात कर रहा है। तो आपको पता है डायल में 12 निशान बने होते हैं जो 12 घंटे के द्योतक हैं। अब अगर 1 बजेगा तो 1 बार बजेगी, 2 बजेगा 2 बार, 3 बजेगी 3 बार, ऐसे 12 बजेगा तो 12 बार बज गई। अब 13 थोड़ी बजेगी, अब 1 बजेगा तो 13 बार नहीं बजेगी, अब पुनः 1 बार बजेगी, ठीक है। तो 12 घंटे के बाद पुनः 1 बार बजेगी, तो ये तो 12 घंटे की बात हो गई। अब जैसे ही फिर 12 घंटा लोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही 12 बजा होगा तो 12 बार बजेगी। तो ये पूरा बजने का क्रम है। तो आप 1 से 12 तक की गिनती को कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका पता है, तो n × n + 1/2। तो यानी n का मान क्या है 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/2, 2 छक्का 12, 13 छक 78, यानी 12 घंटे में अगर कोई जो है घड़ी है, अगर हर घंटे में 1 बार बजती है तो 12 घंटे में कितनी बार बज गई होगी, यानी वो 12 घंटा में घड़ी जो है 78 बार बजी है, ठीक है। तो फिर 12 घंटे में कई बार बजी होगी भाई, 12 घंटा फिर तो लेगी, तभी तो 24 घंटा होगा, फिर वो 78 बार बजेगी। ऐसा डाउट मत करना कि 13 बजेगी तो 13 बार, 14 बजेगी तो 14 बार, ऐसा नहीं, क्योंकि डायल घड़ी में आप देख रहे हैं कि 13 नहीं बजता, 14 नहीं बजता, फिर 12 के बाद 1 बजता है। तो इसीलिए आपसे जानने के लिए इस तरीके का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में इसलिए पूछा भी जाता है कि आपका डाउट जो है, आप यहाँ पे कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 8 8 16 7 7 14 1 15, 156 बार बजती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 24 घंटे में वो 156 बार बजेगी। तो इस तरीके से मैं उम्मीद रखता हूं कि ये आपको वीडियो मैंने पूरा प्रयास किया, जिनमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी, जिनमें जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत थी, तो उनमें मैंने दिया। और आप इस तरीके से ये रीजनिंग के 10 टॉपिकों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था, जिनके बारे में आपको बताया गया। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और साथ में जो है चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, मैं अन्य वीडियो भी आपके लिए इस तरीके का लेकर आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।